हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करेंगे, जो 240 प्लस आप लोग का जो है एमसीक्यूज रहेगा। इससे पहले हम लोग थ्योरी के सेशन कर चुके हैं। जो साथ ही थ्योरी के सेशन नहीं देखे हैं, थ्योरी के सेशन जरूर देख लीजिएगा। एक क्लास आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर हो, सीटेट हो, एसटेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, आपके सिलेबस में जो है साइंस सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देख सकते हैं। और इस क्लास से जो है मैं 100% करती हूँ 1 या 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी जो है आपको डाउट नहीं रहेगा इस क्लास को देखने के बाद से। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर से फेफड़ों द्वारा निकाला जाता है। हमारे शरीर से जो है फेफड़ों के द्वारा क्या चीज़ जो है निकाला जाता है। तो हम सभी को पता है कि CO2 और H2O जो है निकाला जाता है। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह टूट टूट कर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या टूट कर कन्वर्ट हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, ऊर्जा के जो है एक रूप है। तो ग्लूकोज भी तो ऊर्जा का रूप होगा, तो ग्लूकोज भी क्या है? ऊर्जा एक देता है, एनर्जी जो है ग्लूकोज से हमें मिलती है। फिर इसी ग्लूकोज से कई जो है स्टेप में तोड़ा जाता है, तब जाकर जो है हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हम अक्सर जानते हैं कि सांस लेना ही सांस छोड़ना ये जो होती है रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांस लेना ही श्वसन नहीं कहलाता है, सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा होता है। सांस लेना ही श्वसन नहीं कहलाता है, सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा कहलाता है। O2 को लेना और CO2 को जो है छोड़ना एक हिस्सा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों में होने वाली उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान जो है होता है। तो ऊर्जा किससे प्रदान किया जाता है? तो श्वसन से, रिस्पायरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी। थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्रिक के बारे में हम लोग तो थ्योरी के सेशन में अच्छे से पढ़े हुए हैं। जो साथ ही थ्योरी के सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, थ्योरी के सेशन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर थ्योरी के सेशन आप लोग अच्छे से देखे रहेंगे तो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी आप लोग को लगेगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है हमारे नाक में पहुंचता है, नोस्ट्रिल जिसे एन से करते हैं, जो एक्सटर्नल नोज होता है नासिका छिद्र में पहुंचता है। उसके बाद से नासिका छिद्र के बाद से नोजल चैम्बर में जाता है। फिर हमारे किस में जाता है? तो नोजल चैम्बर में जाता है। फिर जो है श्वसन किस में जाता है? तो वह हमारे फेरेंक्स में जाता है, फिर लैरेंक्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है। उसके बाद से जो है कहाँ जाता है? तो लंग्स में पहुंच जाता है। तो ये वाला सूत्र जो है लाइन से आप लोग याद रखिएगा, NNPLTL। इतना जो है अगर आपको याद रहेगा तो ये पूरे क्वेश्चन को जो है इस चैप्टर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले किस में जाता है? तो नॉस्ट्रिल में जाता है, उसके बाद से नोजल चैम्बर में जाता है, फिर फेरेंक्स, लैरेंक्स और ट्रेकिया। ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फेरेंक्स, लैरेंक्स और ट्रेकिया के, फेरेंक्स, लैरेंक्स और ट्रेकिया के बारे में जो है PLT ध्यान रखिएगा, PLT। यहाँ पर लंग्स में तो ऑक्सीजन पहुँच जाता है, लंग्स में तो ऑक्सीजन पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ से भी जो है कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में जो है बढ़ जाता है। अब यहाँ से बढ़ता जो है वो किस किस पार्ट में बढ़ता है? तो एक होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सबसे पहले ब्रोंकाई में जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ब्रोंकियल जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर उसके बाद से एल्वियोलाई में जाता है। उसके बाद से कहाँ जाता है? तो एल्वियोलाई में जाता है।
एल्वियोलाई तक ही जो है ऑक्सीजन सीमित नहीं रहता है। इसके बाद से एल्वियोलाई के बाद ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाता है और फिर ब्लड जो होता है वो कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सबसे पहले किसमें, नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद से नोजल चैम्बर, फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स जाता है, फिर ट्रेकिया जाता है, फिर लंग्स में पहुंचता है। तो यहाँ पर ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, ये पॉइंट इतना जो है आप याद रखिएगा, NNP, NNP, LT, BBA। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कों में बढ़ते स्वर यंत्र को गले में एक उभरा हुआ जो भाग होता है उस रूप में देखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो उभरा हुआ जो भाग, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उसी को जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है। यहाँ पर जो है उभरा हुआ कुछ इस प्रकार के भाग होता है जिसे एडम्स एप्पल जो है कहा जाता है। यहाँ पर लैरिंक्स बॉक्स स्वर यंत्र के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। लैरिंक्स बॉक्स में ही जो है यह एडम्स एप्पल होता है और लैरिंक्स बॉक्स को ही जो है वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं कि पुरुषों में गले के एक उभरा हुआ भाग होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लैरिंक्स का होता है, इसी लैरिंक्स के वजह से ही हमारा जो है आवाज़ पतला होता है। कहते हैं ना कि कोयल सी तेरी बोली, एक कोयल सी आवाज़ जो है लैरिंक्स के ही वजह से आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैरिंक्स जो है एडम्स एप्पल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसन के संपूर्ण क्रिया जो संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया जो जटिल जीवों में संपन्न करने के लिए उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। स्वर यंत्र जो है, स्वर यंत्र तंत्र जो है कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी की हानि को सीमित करता है। और वाष्पीकरण के कारण जो है पानी को हानि से जो है वो सीमित करने का कार्य करता है। तो एस्टोमेटा कौन करता है, तो एस्टोमेटा करता है। इसी एस्टोमेटा के ही पत्तियां जो होती हैं, ये जो एस्टोमेटा होता है वो पत्तियां में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टोमेटा ये पत्तियां में जो है होती है। कुछ इस प्रकार की जो है संरचना होती है जिसके अंदर जो है एस्टोमेटा होता है। और ये एस्टोमेटा क्या करता है, तो CO2 को क्या करता है, लेता है और O2 को जो है वो छोड़ता है। O2 को क्या करता है, छोड़ता है। CO2 को क्या करता है, तो ग्रहण करने का कार्य करता है। और इसी एस्टोमेटा में जो है कई सेल पाए जाते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं। इस प्रकार के जो है वो सेल पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, तो ओपन और क्लोज जो है होते हैं और बीच में जो है एस्टोमेटा रहता है। आप देख सकते हैं कि हमें रात में पीपल के पेड़ के नीचे सोने से दादी नानी जो है वो मना करती थी। क्यों मना करती थी, तो रात में जो अधिकांश पौधे वो क्या होते हैं, तो वो CO2 को क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। लेकिन दिन में जो है फोटोसिंथेसिस के वजह से वो पेड़ क्या करते हैं, तो O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और CO2 को, जितनी भी CO2 होती है उसको जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैसों का विनिमय भी होता है। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन भी जो है होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन का एक प्रकार जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिसमें श्वसन हो
वह जो ऑक्सीजन हो वह एरोबिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होता है। श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन होता है? तो एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन, अवायवीय जो है श्वसन होता है। पत्तियों की तरह सतह पर, पत्तियों के सतह पर मौजूद छोटे छोटे जो है छिद्र को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, उसको रंध्र एस्ट्रोमेटा कहते हैं। पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र अभी हमने दिखाया था कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो एस्ट्रोमेटा होते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट? तो हमारे अंदर कैसे होता है? हमारे अंदर हम जानते हैं कि किसके द्वारा होता है? तो गैसों का एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई के द्वारा जो है होता है, जो यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं कि किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में। तो एल्वियोलाई के द्वारा जो है होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि इंसेक्ट में किसके द्वारा जो होता है? तो इंसेक्ट में ट्रेकिया के द्वारा होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का, ये हर एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है बार बार जो है किसी के बार बार जो है आपके दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें साइंस टॉपिक है तो आपके लिए एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 1 या 2 नंबर जो है आपको बढ़ा देगा। ऐसे नहीं कि इस क्लास को देखने के बाद से आपके 1-2 नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस क्लास से जो है 1 या 2 नंबर आपके ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप सेशन को अंतिम तक ज़रूर देखिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। तो हमने क्या कहा कि एल्वियोलाई जो होती हैं वो गैसों का एक्सचेंज किस में होता है? तो मनुष्य में होता है। लेकिन ट्रेकिया के द्वारा जो है किसका गैसों का एक्सचेंज किस में होता है? तो इंसेक्ट में होता है। मछली जो है किससे लेती है? तो मछली जो है किस में? तो गिल्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है हो जाएगा आपका ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है वह ट्रेकिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है वह रक्त द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों में लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है? बाकी हिस्से में जो लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है छोड़ने का कार्य करता है, यानी कि एक्सचेंज करने का कार्य जो है कौन करता है? तो हमें पता है कि एक्सचेंज करने का कार्य जो है एल्वियोलाई करता है। कौन करता है? एल्वियोलाई करता है। तो इसका राइट आंसर जो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ इस प्रकार से जो है हमारे लॉन्ग्स हमारे जो है फेफड़ा हो गया, इस प्रकार के जो है हमारे फेफड़े बने हुए हैं। तो इस फेफड़े में जो है एक गुच्छे के समान जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार के जो है आपको दिखेंगे, उसी को जो है एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि इसके जो है एल्वियोलाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है रेस्पिरेटरी से जो है रेस्पिरेटरी साइट्स इन बैक्टीरिया आर। तो किस में कहाँ पे है? तो मीसोसोम में है। कहाँ पे है? तो मीसोसोम। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जीवाणु में जो है कहाँ पर है? तो मीसोसोम में जो है होता है। हम जानते हैं कि हम मनुष्य श्वसन की क्रिया जो है लंग्स से लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवाणुओं के द्वारा, फेफड़ा भी हमने समझाया ना कि मीसोसोम से ही लेता है। तो जीवाणुओं में श्वसन जो होता है ना वो मीसोसोम से होता है। हम कैसे लेते हैं? तो हम जो है लंग्स से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, लेकिन जीवाणु किससे लेते हैं? तो वह जो है मीसोसोम से लेते हैं। फेफड़े किस जानवर के श्वसन अंग है? फेफड़ा जो है किस जानवर के लिए है? तो इसमें आपको देखना है कि किसके लिए? सरीसृप और स्तनधारी, रेप्टाइल्स और जो है स्तनधारी, मैं फ्रॉग और जो है केंचुआ। तो हम जानते हैं कि केंचुआ सांस कैसे लेता है? स्किन के द्वारा। तो ये तो नहीं होगा।
फिश किससे सांस लेती है? तो गिल्स से लेती है, तो ये तो होगा नहीं। स्पाइडर या टेडपोल, मकड़ी और टेडपोल, तो मकड़ी और टेडपोल भी जो है नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेप्टाइल एंड मेमल्स। रेप्टाइल और मेमल्स में हम लोग आ गए। रेप्टाइल जो होता है वो फेफड़ों से जो है वो सांस लेता है। कुछ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जीव जो है किससे जो है सांस लेता है। पोरीफेरा हो गया, पोरीफेरा हो गया, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा। ये सभी जो सांस किससे लेते हैं? ये सभी सांस जो वो लेते हैं वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो ये सभी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोरीफेरा, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, ये जो है तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। सिलेंट्रेटा जो है किससे सांस लेते हैं? तो सिलेंट्रेटा जो होता है यह सांस लेता है किसे? तो बॉडी सरफेस से। किससे सांस लेता है? तो बॉडी सरफेस से जो है सांस लेता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है वो किससे सांस लेती है? प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया आपका, और प्लेटीहेल्मिन्थिस और नेमेटेडा, नेमेटेडा जो हो गया यह किससे सांस लेता है? तो एनएरोबिक जो है ये सभी रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? एनएरोबिक जिसमें सांस की क्रिया ना हो, एरोबिक यानी कि सांस की क्रिया होते हैं। एनएरोबिक जो है रेस्पिरेशन इन लोग लेते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा जो होता है यह किससे सांस लेता है? तो एनेलिडा जो होता है वो स्किन से सांस लेता है। नेरिस हो गया आपका, नेरिस हो गया, यह किससे सांस लेता है? तो सांस लेता है, ठीक है, पैरापोडिया से। इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हो गए, सेंटीपेडस हो गया, मिलीपेड्स हो गया, ये सभी जो किससे सांस लेते हैं? तो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे? ट्रैकिया से। ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये सभी जो है आते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का एक सबसे बड़ा जो है फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। स्पाइडर हो गया जिसको मकड़ी कहते हैं। स्कॉर्पियन हो गया जो बिच्छू कहते हैं। टिक्स हो गया जो जू होता है। माइट्स हो गया, ये सभी जो है किससे सांस लेते हैं? तो ये सभी जो होता है किससे सांस लेते हैं? बुक लंग से सांस लेते हैं। किससे सांस लेंगे? तो बुक लंग से जो है सांस लेते हैं। मैरीन हो गया आपका, जो है मैरीन हो गया। किंग क्रब जो हो गया, केकड़ा, ये सभी किससे सांस लेते हैं? तो बुक गिल से सांस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक गिल्स से सांस लेते हैं, ए लंग से सांस लेते हैं। बुक गिल से, बुक लंग से जो है ये सांस लेते हैं। फिश हो गया, टेडपोल हो गया, एक किससे सांस लेते हैं? तो गिल से सांस लेते हैं। फ्रॉग जो होता है वो लंग से सांस लेता है। रेप्टाइल मेमल्स जो होता है वो लंग से हमारे जो है फेफड़ों से सांस लेता है। कीटों में श्वसन का प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि ये जो है कोशिका ट्यूब में हवा के साथ सीधे CO का जो है आदान प्रदान करती है। CO2 यहाँ पे है, हवा का जो है CO2 का आदान प्रदान करती है, इंग्लिश में सही है। उत्तक सीधे जो है कोइलोमिक, उत्तक जो होता है वो सीधे कोइलोमिक द्रव के साथ O2 और CO2 का जो है आदान प्रदान करता है। श्वसन नलिका O2 या CO2 का सीधे जो है हीमोकोल के साथ विनिमय करता है, फिर ऊतकों के साथ विनिमय, देन एक्सचेंज विथ टिश्यू, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन नलिकाएं O2 CO2 का
सीधे जो है हेमोकोल के साथ जो है विनिमय करती हैं, सीधे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रेस्पिरेशन कोशिका स्तर का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि जो है यह ऑक्सीकरण करता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कोशिका स्तर पर रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, तो कोशिका स्तर पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि जो है C6H12O6 ग्लूकोज को किससे जोड़ता है, तो O2 से जो है जोड़ता है। उसके पश्चात जो है रिएक्शन करके CO2 क्या बनाता है, तो CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP का जो है ऊर्जा जो है यह प्राप्त होता है। ATP में ऊर्जा जो है प्राप्त होता है, श्वसन के रूप में जो है यह जाना जाता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज O2 के साथ जो है रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O बनाता है और ATP में जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। रिएक्शन जो है याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कोशिका ट्यूब में हवा के साथ सीधे जो है CO2 आदान प्रदान करता है। तो कोशिका ट्यूब यानी कि कोशिका वाहिनियों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कीट में जो रक्त का प्रवाह होता है वो वाहिनियों के द्वारा जो है नहीं होता है, यानी कि कीट में वाहिनियाँ जो है नहीं होती है। इसमें रक्त का खुला परिसंचरण होता है। किसमें, तो कीट में जो है खुला परिसंचरण होता है रक्त में। रक्त प्रवाह होता है, न वह रक्त जो होता है वो कोटर यानी कि हीमोशिल जमा होता है, जिसको खुला परिसंचरण जो है कहा जाता है। मानव में कैसा परिसंचरण तब होता है, तो मानव में जो होता है वो क्लोज होता है, बंद जो है परिसंचरण होता है। क्लोज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण जो है होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन पथ में भोजन के प्रवेश की जो है जांच किसके द्वारा की जाती है। भोजन में प्रवेश की जो है जांच वह किसके द्वारा करती है। सांस लेने की जो है पाइप और खाने की पाइप दोनों जो है कॉमन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सांस लेने की पाइप और खाने की पाइप। आगे की तरफ जो होता है, आगे की तरफ जो ये पाइप होता है वह जो होता है यह सांस लेने की पाइप होता है, और पीछे की तरफ जो होता है वो खाने की जो है वो पाइप होता है। पीछे पाइप जो है कुछ इस प्रकार से आपका एक कॉमन यहाँ से मुख से आता है और दो पार्ट में जो है यह बढ़ जाता है। एक खाने की ओर की तरफ चला जाता है, एक जो होता है वह श्वास के लेकर जाता है। तो इसके जो है अलग करने का कार्य कौन करता है, प्रवेश की जांच जो है वहाँ पर कौन करता है, तो एपिग्लोटिस करता है। कौन करता है, एक ढक्कन की जैसे होती है एपिग्लोटिस, जो इसकी जो है जांच करती है। कुछ इस प्रकार के इसे ढक्कन के जैसे जो है होती है, जो इसकी जो अगर भोजन कर रहे हैं तो सांस द्वार को क्लोज कर देगा और जिससे भोजन जो है फूड पाइप में चला जाएगा। और जब जो है भोजन करना बंद कर देते हैं तो वो भोजन वाले नलिका को बंद कर देता है, यानी कि श्वास नली को जो है वह खोल देता है। तो ये इसका जो कार्य करता है, तो बंद करना और खोलना, इस ये जो कार्य करता है एपिग्लोटिस जो है करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन झिल्ली रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका जो है कैसा होता है, श्वसन झिल्ली कैसा होता है, पारगम्य होता है, गैर पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य होता है, किसी भी प्रकार का नहीं होता है, तो सेमी परमेबल होता है। कैसा होता है, तो सेमी परमेबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसन किसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है। श्वसन जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वह मेंडुला ओब्लांगेटा जो है करता है। यह श्वसन को नियंत्रण करने का जो है कार्य करता है। मेंडुला ओब्लांगेटा हमारे पश्च मस्तिष्क का जो है पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का जो है पार्ट होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि पश्च मस्तिष्क का जो है पार्ट होता है, यहाँ पर ही हमारे ब्रेन है और यहाँ पर जो है मेंडुला ओब्लांगेटा जो है
होता है। 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं? तो 1 मिनट में जो है वो 13 से 14 बार जो है वो सांस ले सकते हैं। कितने? तो 1 मिनट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जो है मानव शरीर श्वसन तंत्र के अंग नहीं है? तो मानव श्वसन तंत्र के अंग जो है वो नहीं है। कौन सा इसमें जो है नहीं है? तो सभी है। ट्रेकिया भी है, ट्रेकिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेकिया भी है। डायफ्राम जो है भी है, डायफ्राम आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, डायफ्राम भी है। इसको जो इस प्रकार से रहता है डायफ्राम में भी है। हमारा फेफड़ा है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो है इसका पार्ट होता है। देखिए कौन कौन सा पार्ट होता है। एक तो नोज़ल हो गया, नोज़ल चैम्बर भी हो गया, ये भी लैरिंक्स हो गया, फेरेंक्स हो गया, ट्रेकिया, ब्रैंकस, ओव्यूल, ये सभी जो होता है पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो है होता है। श्वसन में बहुत से अंग आते हैं, इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाते हैं। जैसे कि फेफड़ा, इसकी जो है ये क्या करता है, ये फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाते हैं और फेफड़ा ही जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। डायफ्राम जो होता है यह हमारे लंग्स के नीचे वाले पार्ट में होते हैं। नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सहारा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? तो हमारे फेफड़ों को सहारा प्रदान करते हैं। आप बचपन में हिचकी लेना सुना होगा कि नानी दादी ने कहती थी कि जो हिचकी आती है तो हमें कोई जो है याद करता है, लेकिन हमें कोई याद नहीं करता है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ये जो हिचकी आती है ना, हमारे डायफ्राम जब नीचे खिसक जाता है, ये डायफ्राम जो देख रहे हैं ना, ये डायफ्राम जब नीचे खिसक जाएगा तो क्या होता है, तो उस टाइम जो है हिचकी आने लगती है। याद नहीं कर रहा है कोई, उस टाइम क्या होता है, तो हिचकी आने लगती है। ये जो साइंस का कंसेप्ट कहता है ना कि जब डायफ्राम नीचे की तरफ खिसकता है तो जो है हिचकी आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य श्वसन के दौरान हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? जब हम सामान्य श्वसन लेते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ जो है उठ जाता है, चपटा नहीं होता है। ऊपर के ऐसे कर्व जो है थोड़ा सा डायफ्राम ऊपर की ओर जो है वो उठ जाता है, चपटा नहीं होता है। फेफड़ों में कुछ मात्रा में शेष वायु जो होता है वह रह जाता है। हाँ, फेफड़ों में शेष मात्रा में कुछ वायु जो होता है वह क्या होता है, तो रह जाता है। शरीर में सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। शरीर से सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं होता है। यह जो है वो पूरी तरह से कोई या तो पूरा ऑक्सीजन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, या जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, थोड़ी सी मात्रा में जो है हमारे फेफड़ों में मौजूद होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फेफड़े संकुचित हो जाते हैं। और फेफड़े क्या संकुचित हो जाते हैं? नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। फेफड़ों में कुछ मात्रा में शेष वायु जो है वह रह जाता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए, जब हम सांस नीचे की तरफ लेते हैं, जैसे कि ए डायफ्राम हो गया और यहाँ पर जो है हमारे लंग्स हो गए, तो इसमें जब सांस ये नीचे की तरफ जब हम लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, हमारा लंग्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे लंग्स के साइज, ये जो साइज जो होता है, ये लंग्स के साइज जो होता है वह क्या होता है, तो बड़ा हो जाता है। यानी कि जब वायु को, जब हवा को हम लोग अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है। डायफ्राम में जो है वह कुछ इस प्रकार नीचे की तरफ जो है वह हो जाता है। एयर जो होता है हमारे लंग्स में भर जाता है, जिसकी वजह से जो है डायफ्राम क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है हो जाता है। और जब हवा को हम, जब ये फेफड़ा हो गया और जब हवा को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर धक्का देने के लिए थोड़ा सा जो है वो कर्व हो जाता है, संकुचन हो जाता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जब बाहर की ओर जो है हम लोग छोड़ते हैं तब।
इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अधिकांश सांस लेने के बाद छोड़ी जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा होती है। जब हम अधिकांश सांस लेते हैं और उसको छोड़ी जाने वाली की जो मात्रा होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है वाइटल वैल्यू कहते हैं। अब ये वाइटल वैल्यू, टाइडल वैल्यू, रेसिडेंशियल वैल्यू, लंग वैल्यू इस है क्या? अभी तक तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये है क्या? वाइटल वैल्यू जो है वो है क्या? जब हम वाइटल वैल्यू, जब हम ज़्यादा एयर को अंदर ले लेते हैं और एयर को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको वाइटल वैल्यू कहते हैं। ज़्यादा अंदर लेना और छोड़ना, उसको क्या कहेंगे, वाइटल वैल्यू कहेंगे। टाइडल वैल्यू क्या है? ये जो टीवी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं। टाइडल वैल्यू किसी कहते हैं, तो जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं सांस को, एयर को जो हम नॉर्मली लेते हैं, यानी कि नॉर्मल सांस लेते हैं, तब जो एयर अंदर आता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, तो टाइडल वैल्यू कहते हैं। जब अंदर आता है तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, टाइडल वैल्यू। और एक और होता है TLC, जो टोटल लंग कैपेसिटी। आपके लंग में टोटल कितना एयर है उसका कैपेसिटी जो है यह बताता है, उसे जो है TLC जो है कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी जो कहते हैं। वैल्यू जो होता है यह क्या करता है, तो जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जब हम एयर को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तब कुछ मात्रा में एयर हमारे लंग्स में रह जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल जो है वैल्यू कहते हैं। अवशिष्ट आयतन जो है रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो प्रश्न क्या करें कि अधिकांश सांस लेने के बाद छोड़ी जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा जो है वो क्या होती है, तो वाइटल वैल्यू कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब हम हवा को अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब एयर को हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ी जाती है, तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में हवा जो है स्टोरेज रहता है, ताकि ऑक्सीजन और अवशोषित करने के और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हवा के इस मात्रा को जो है क्या कहते हैं, तो हवा की जो मात्रा है उसको हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल जो है वैल्यू कहते हैं। अवशिष्ट आयतन जो है रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फेफड़े किस झिल्ली से घिरे हुए होते हैं? फेफड़े जो होते हैं ना वो किस झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, तो प्लूरल झिल्ली के द्वारा, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है फेफड़े जो है वो घिरे होते हैं। किसके द्वारा, तो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, तो यह हमारे फेफड़ा हो गया। इस फेफड़े के ऊपर जो है आप देख सकते हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन के होता है। ये एल्वियोलाई हो गया जो एयर को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये एपिग्लोटिस हो गया जो श्वसन नली के और जो है फूड पाइप के दोनों के बीच जो है होता है। ये लेरेंक्स हो गया। ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया कुछ जो है इस नाल के ऐसे जो है सी आकार के जो है बना हुआ रहता है। उसके बाद से ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम हो गया। तो प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। किससे घिरे रहते हैं, तो प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है घिरे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है वह ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ए हो गया, ए बी और ए सी। ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा। और लंग्स में जो होता है ना वो 2 लेयर के मेम्ब्रेन होते हैं। एक जो होता है इसमें आप देख रहे एक तो प्लूरल मेम्ब्रेन हो गए, तो हम लोग जान गए कि एक प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन 2 लेयर का होता है। एक तो जो है पेरिएटल प्लूरल होता है, पेरिएटल प्लूरल होता है जो आउटर लेयर पर होता है। पेरिएटल प्लूरल जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो आउटर लेयर पर होता है। कहाँ पर होता है, तो आउटर लेयर हमारे, जैसे कि ए लंग्स हो गया, ठीक, फेफड़ा हो गया। इस फेफड़े के जो आउटर लेयर होते हैं ना, इस आउटर लेयर पे जो होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है
पेरिटल मेम्ब्रेन होता है, पेरिटल फ्लोरा होता है, नहीं पेरिटल जो है फ्लोरा होता है, पेरिटल फ्लोरा होता है। दूसरा जो होता है वह जो होता है वेसरल फ्लोरा, वेसरल फ्लोरा जो अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर जो एक होता है वो वेसरल फ्लोरा होता है। क्या होता है उसे जो है वेसरल जो है फ्लोरल कहते हैं। तो ये दो तरह के प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, फुफ्फुस झिल्ली जो होता है वो हमारे लंग्स में दो लेयर होता है, एक बाहर की तरफ होता है लेयर और एक जो है अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी द्वारा श्वसन करता है, किसके द्वारा जो है श्वसन करता है? उभयचर हो गया, स्तनधारी, ये सभी जो है किसके द्वारा श्वसन वो करता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा जो है यह श्वसन करता है। किसके द्वारा करता है? तो लंग्स के द्वारा। इन सभी में जो श्वसन होता है वो लंग्स के द्वारा ही होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन फुफ्फुसीय श्वसन जिसे कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसे कर सकते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि लंग्स हमारे फेफड़ों से जो है वो क्या क्या जो है, कौन कौन से श्वसन जो है क्रिया होती है, कौन कौन से श्वसन जो है वो लिया जाता है। पहला पॉइंट आप समझते हैं कि लंग्स जो होता है वो कौन कौन ले सकता है? तो ये एम्फीबियन तो ले सकता है, रेप्टाइल भी ले सकता है, बर्ड्स भी ले सकता है, मैमल्स ले सकता है। हम मनुष्य मैमल्स के अंतर्गत आते हैं तो हम मनुष्य भी ले सकते हैं। जो लंग से श्वसन करता है उसे प्लूरल, ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट, उसे जो है उसे जो है क्या कहते हैं? तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी कहते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि पल्मोनरी जो है रेस्पायरेशन, इसे जो है यह कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं गिल्स। गिल्स जो होता है इसे कौन कौन सांस लेता है? तो गिल्स के द्वारा जो सांस लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वह जो होता है एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हो गए वो सभी जो है वो किससे सांस लेते हैं? जैसे एक्वेटिक एनिमल हो गया, फिश हो गया, आपका जो है प्रॉन हो गया, आपका टेडपोल हो गया, ये सभी जो है वो किससे सांस लेते हैं? तो ये सभी जो है गिल्स से सांस लेते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं? इसे जो है ब्रांचियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। इस गिल्स को क्या हम कहते हैं? तो इसे जो है ब्रांचियल रेस्पायरेशन। जैसे पल्मोनरी रेस्पायरेशन किस में होते हैं? मनुष्य में, रेप्टाइल में, बर्ड में, एम्फीबियन में कहा जा रहा था। वैसा ही ब्रांचियल जो होता है रेस्पायरेशन किस में कहा जाता है? गिल्स से जो सांस लेते हैं उन सभी जो है जीवों को कहा जाता है। एक और हम लोग समझते हैं कि जो मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, नमी वाले स्थान पर जो सांस लेता है, वो स्किन से सांस लेता है, वो कौन कौन सा होता है? तो वह अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया यह भी, और हमारे फ्रॉग भी जो है इसे ध्यान दीजिएगा। फ्रॉग किससे किससे सांस लेते हैं? फ्रॉग ध्यान दीजिएगा, एक तो लॉन्ग से लेते हैं और एक जो होता है मॉइस्ट से भी जो है सांस लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, मॉइस्ट स्किन से जो है यह भी सांस लेते हैं। तो फ्रॉग जो है ये दो चीज़ों से जो है वह सांस लेते हैं। और ये जो सांस लेते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है क्यूटेनियस जो है रेस्पायरेशन कहा जाता है। क्यूटेनियस क्या कहते हैं इसको? जो है क्यूटेनियस जो है रेस्पायरेशन भी कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहा जाता है। ट्रेकिया ट्यूब हो गया, ट्रेकिया ट्यूब्स हो गया, या एयर ट्यूब्स हो गया, स्पाइरेकल जो हो गया, ये सभी जो होते हैं ना वो इंसेक्ट सांस लेते हैं। इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हो गए ये सभी लेते हैं, जैसे कि मस्क्यूटो हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये सभी जो होते हैं इंसेक्ट ट्रेकिया कहिए या उसे जो है ट्रेकिया ट्यूब कहिए, एयर जो है ट्यूब कहिए, ये सभी जो है इससे सांस लेते हैं, इसीलिए इसे ट्रेकिया रेस्पायरेशन भी जो है अंतर्गत आता है। सेल मेम्ब्रेन से कौन कौन सांस लेता है? तो सेल मेम्ब्रेन से आपका जो है सांस कौन कौन सा लेता है? तो इससे सांस लेता है अमीबा और प्लेनेरिया। अमीबा हो गया, प्लेनेरिया, ये सभी जो है इससे सांस लेते हैं, अमीबा और प्लेनेरिया। ठीक, सेल
जो होता है मेम्ब्रेन के द्वारा ही अमीबा और प्लेनेरिया सांस लेते हैं। ये बहुत वेरी वेरी कहिए इम्पोर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन से अमीबा और प्लेनेरिया जो है वह सांस लेते हैं। निम्न में कौन एक श्वसन सतह एक जो है गुण नहीं है, श्वसन सतह का एक जो है इनमें से कौन सा जो है वह गुण नहीं है? यह पतला होना चाहिए। श्वसन सतह जो होता है क्या पतला होना चाहिए? हाँ, पतली होनी चाहिए ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। जितना पतला सरफेस होगा उतना ही जो है आसानी से गैसों का जो है आदान प्रदान होगा। तो ये तो पॉइंट सही है कि पतला होना चाहिए, ठीक। इसमें गलत देखना है, इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। सरफेस जो होता है वो अधिक होना चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इसका सरफेस जो है अधिक होना चाहिए ताकि एयर को जो है वह क्या करे, रख सके। तो लार्ज सरफेस होना चाहिए कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा जो हो वो एयर को क्या करेगा, तो आदान प्रदान करने का जो है वो कार्य करेगा, ठीक। इसकी सतह नम होनी चाहिए। हाँ, मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन आसानी से डिज़ोल्व होकर एक जो है साइड से दूसरे साइड जा सके। तो इसकी सतह भी जो है नम होनी चाहिए। इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। यह पॉइंट जो है यह गलत है। यह पॉइंट जो है गलत है कि इसकी सतह सूखी नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो मनुष्य में अभी हमने आपको समझाया कि मनुष्य में पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। कैसा होता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। जो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं उनमें क्यों कैसा होता है? तो क्यूटेनियस होता है। जो गिल्स से सांस लेते हैं वो ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होता है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? तो ट्रैकियल ट्यूब, जिसे ट्रैकिया रेस्पायरेशन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसमें जो है फुफ्फुसिया और क्यूटेनियस दोनों प्रकार के श्वसन अंग होते हैं? तो पल्मोनरी भी होगा और जो है क्यूटेनियस भी होगा। किस में होगा? तो फ्रॉग दोनों में दोनों होता है इसमें। अभी हमने आपको बताया कि ये दोनों होता है इसमें। मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? इसमें से जो है वो कौन जोड़े में? लंग्स भी हमारे जोड़े में, आँख भी होता है, नोजल चैम्बर भी होता है, लीवर जो होता है वह जोड़े में नहीं होता है। निम्न में से कौन जो है फेफड़ों के बीच मौजूद होता है? हमारे फेफड़ों के बीच कौन मौजूद होता है? थाइमस होता है, पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिनियल होता है। तो पिनियल तो होगा नहीं। पिनियल जो ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? तो हमारे जो है ब्रेन में पिनियल पाया जाता है और मीडिएटिंग करने के लिए जो है एक्टिव होता है। इसे जो है जैविक घड़ी भी कहा जाता है। पिनियल जो होता है ये हमारे ब्रेन हो गया। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी भी जो है ब्रेन में होगी, लेकिन थाइमस हमारे फेफड़े के बीच जो है होता है। यह थाइमस जो होता है, पिट्यूटरी भी हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन में, लेकिन ये थाइमस जो होता है वह कहाँ होता है? तो हमारे जो है फेफड़ों के बीच जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों फेफड़ों के बीच जो है थाइमस होता है। थाइमस रोग प्रतिरोधक जो है इसे कहा जाता है। यह रोगों से लड़ने का लड़ता है। ये फेफड़े के ऊपर पाया जाता है। ये दोनों फेफड़े जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो है यह पाया जाता है। ये यही ग्रंथि है जो बुढ़ापा आता है तो गायब हो जाता है। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है बुढ़ापा आने पर यह जो है क्या होता है? तो गायब हो जाता है। बुढ़ापा में यह नहीं होता है। बचपन में जो है यह कैसा होता है? तो बचपन में यह छोटा होता है, बुढ़ापा में यह गायब हो जाता है। देखते हैं कि कोरोना के समय में आपने सुना होगा कि बच्चों बूढ़ों को जो है घर से बाहर नहीं निकलना है। ये लाइन तो सबने सुना है। क्यों? कि यही थाइमस जो होता है यह बच्चों में तो थोड़ा सा होता है और बुढ़ापे में जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ नहीं सकता है। अगर गायब हो गया तो रोग हो गया, तो उससे लड़ नहीं पाएगा। थाइमस नहीं रहेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो यह जो थाइमस होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, हार्मोन बनाती है।
जिसे जो है थाइमस कहते हैं, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपने समझ लिया। नेक्स्ट है, श्वसन पथ के ऊपरी भाग में छोटे बाल जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो छोटे जो बाल की जैसे जो संरचना होती है ना, उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जो है सीलिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीलिया। जो छोटी छोटी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी कुछ ऐसे लॉन्ग्स के ऊपर ऐसे सब में जगह जो है ऐसे करके छोटी छोटी जो है संरचना होती है, जिसको जो है क्या कहते हैं? तो वो हम सिलिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलिया उसे जो है कहा जाता है। देखते हैं कि हमारे नाक में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं। इसका कार्य जो होता है वो एयर को जो हम लेते हैं उसमें जो है फिल्टर करने का कार्य करता है, जो यानी कि कोई भी छोटे छोटे कण होते हैं जिसे फिल्टर कर देता है, या फिल्टर करने का जो है कार्य करता है। विली जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे जो है आंतों में पाया जाता है। और एल्वेओलाई आपको पता ही है कि गैसों के एक्सचेंज करने का कार्य करता है। ब्रोंची आपको पता ही है कि दो पार्ट में जो है एयर जब आता है तो दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो हमने उसी टाइम से आपको बता रहा है कि श्वसन के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोलाई में होता है। किस में होता है? तो एल्वियोलाई में गैसीय विनिमय होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा विंड पाइप होता है, वह आता है और दो भागों में बट जाता है, और दो भागों में बट के जो एक जो होता है लंग्स होता है, और एल्वियोलाई के कुछ इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर होती है, जो छोटी छोटी ऐसे करके जो है वह गुच्छों के समान ऐसे बना होता है। ठीक है। और इसी ट्रेकिया पर जो है ना, इस विंड पाइप पे एक छोटे छोटे ऐसे सी आकार के जो है छल्ला बनता है, सी सेप्ट के, जो कार्टिलेज के बना होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का जो है बना होता है। सी आकार का होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित है और वक्ष गुहा का केंद्रीय जो है कंपार्टमेंट है। वक्ष गुहा के केंद्रीय कंपार्टमेंट है, तो वह कौन सा है? जो दो फुफ्फुसीय थैली है, दोनों फुफ्फुसीय थैली के बीच जो है स्थित होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि दोनों फुफ्फुसीय थैली के बीच जो स्थित होता है उसे हाइलम जो है कहा जाता है। यहाँ पर आप डॉट डॉट ऐसे करके संरचना देख सकते हैं कि दोनों के बीच जो है यह स्थित होता है, जिसे हाइलम जो है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हाइलम हो जाएगा। एक केंद्रीय कंपार्टमेंट का कहने का इसका मतलब है ना कि दोनों हार्ट के बीच, किसके? तो दोनों हार्ट के बीच जो है होता है और हार्ट में बैठा होता है। इसी के स्थान पर जो है मीडियास्टिलिन कहते हैं। इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? जहाँ ये बैठा हुआ है उसी को जो है हम क्या कहते हैं? तो मीडियास्टिनम जो है कहा जाता है। मीडियास्टिनम जो है कहा जाता है। फुफ्फुस आपको प्लूरा मेम्ब्रेन के बारे में बताएं कि जो हमारे फेफड़ों को कवर करने का कार्य करता है। हमारा जो बॉडी है ना, बहुत बढ़िया डिजाइन से बना हुआ है। हर एक अंग जो होता है वो एक लेयर से ढका हुआ होता है, और ये लंग्स जो ढका हुआ होता है यही जो है प्लूरल से ढका प्लूरल जो है लेयर से ढका हुआ होता है, जो हम अभी आपके कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताए भी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के अध्ययन को जो है पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के अध्ययन को जो पल्मोनोलॉजी कहते हैं। लंग के जो है स्पेशलिस्ट को पल्मोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में जो है हार्ट का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रॉन में जो है किडनी का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोनोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भाग ए, बी और सी के
लेवलिंग विकल्प के रूप में इसे जो है पहचान करना, एक लेवल में कि सबसे पहले कौन जो है आता है, उसके बाद से जो है कौन आता है। तो हमने शुरू में ही एक सूत्र आप लोग को बताया कि अगर एन अगर इतना नहीं याद हो पा रहा है कि इसे और शॉर्ट करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट याद कर रखना कि एन पी एल टी और BBA, NPLT BBA, ये सूत्र इतना आप लोग को याद हो गया तो समझ जाइए कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने में आपको आसान होगा। हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हम एयर को लेते हैं अपने शरीर में तो नाक के माध्यम से ही लेते हैं। किसके माध्यम से? तो नोस्ट्रिल, जिसे N, नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं, ठीक। उसके बाद एयर जो है नाक के हेल्प से हमारे फेफड़ों तक जाता है, जो है किसमें? तो फेरेंक्स में जाता है, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इमेज में, फेरेंक्स पहले। लेकिन एक और मैं एक तरीका से समझाती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि जब आप कहीं जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं जहाँ जिस स्थान पर पहुंचना है, या समझिए कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं टूर पे जाना है, जिस स्थान पे हम सोचे हैं कि इस स्थान पे हमें पहुंचना है, ठीक है, हम अपनी मंजिल पे पहुंचना है, ठीक वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो हवा तो हम इस मंजिल पे पहुंचना है, तो हम उस मंजिल पे पहुंचने के लिए कई रास्तों नहीं, मतलब रास्ता तो एक है, लेकिन वो क्या होता है कि कभी जो है उस रास्ते में दुकान आए, उस रास्ते के चौक चौराहे का नाम अलग है, उस रास्ता का फिर एक ट्रैक अलग चला, फिर उसका नाम अलग हो जाता है, इस प्रकार से होता है। ठीक उसी प्रकार जिस हम सांस लेते हैं तो हवा हम कई रास्तों से होकर गुजरता है, जिसका अलग अलग जो है नाम हो जाता है। जैसे कि सभी दुकानों का नाम अलग अलग था, ठीक उसी प्रकार से जो है हम सांस लेते हैं तो उसका भी जो है नाम अलग अलग होता है। जैसे हवा कहाँ हमारे नाक के माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है, तो कुछ ही दूर पे चलने के बाद से जो है रुकावट होती है, और वो भोजन और हवा दोनों जो है एक ही रास्ते से गुजरता है। भोजन और हवा जब दोनों एक ही रास्ते से गुजरता है तो एक जो है उसको बंद करने का, एक रास्ता बंद करेंगे तभी तो एक रास्ता में जाएगा ना, नहीं तो दोनों में जाएगा फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दो रास्ते जब चलते हैं तो दो रास्ते में मिलते हैं तो दोनों रास्ते में थोड़ी जाते हैं, हम एक रास्ता अपनाते हैं चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हम एक रास्ता से जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक रास्ता को जो है एक रास्ता से गुजरते हैं तो एक रास्ता को तो क्लोज कर देना पड़ेगा, तो एक रास्ता के क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाती हैं, तो एपिग्लोटिस। यहाँ पर ई भी जो है फेरेंक्स के पास जो है आप ई भी सम्मिलित कर सकते हैं, एपिग्लोटिस आता है। उसके पहले जो है फेरेंक्स आ जाता है, उसके बाद एपिग्लोटिस आता है, और एपिग्लोटिस के बाद से कुछ ही दूर चलने के बाद से लेरेंक्स होता है, जिसे जो है महिलाओं और पुरुषों के जो है पुरुषों में जो है बड़ा होता है, महिलाओं में जो है छोटा होता है, जिसमें एडम्स एप्पल जो है यही लेरेंक्स के अंदर जो है आता है, जिसे स्वर यंत्र भी जो है कहा जाता है। जब अब तो एयर लेरेंक्स में से भी आगे जाएगा, उसके बाद ट्रेकिया में पहुंचता है, उसके बाद से कहाँ पहुंचता है, तो इस टी में, इस ट्रेकिया, टी को क्या समझती है, ट्रेकिया, इस ट्रेकिया में पहुंचता है, फिर दोनों लंग्स में पहुंचता है, फिर एयर कहाँ पहुंचता है, तो हमारे लंग्स में पहुंचता है। यानी कि समझिए कि हम नाक के द्वारा जो है सांस लिए, फिर उसके बाद से फेरेंक्स आया, लेरेंक्स आया, अब दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। दो लंग्स हो गया, दोनों पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो लंग्स हो गया ना, ये हमारे लंग्स हो गया। इस लंग्स में आने से पहले ये जो दो पार्ट में, जिसे ब्रोंकाई जो है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं, तो ये हो गया, ठीक। अब ये ब्रोंकाई जो होता है यह फिर एयर के छोटे छोटे जो है शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ये छोटी छोटी जो है शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे जो है हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। यहाँ तो ये बटने का काम कर दिया। फिर इसके बाद से क्या होता है, इस छोटे छोटे
ब्रैंक्यूल्स में एक छोटी छोटी जो है ऐसे गुब्बारे की जैसे बनी हुई दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो एल्वियोलाई बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई क्या करता है, गैसों को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। तो इतना तक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, तो NP, यहाँ पर ई भी सम्मिलित कर सकते हैं, NP-LT, और फिर उसके बाद से BBA, NP-LT BBA। इतना महत्वपूर्ण अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद से एल्वेलाई के बाद से जो है ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद से जो है हमारी सारी कोशिकाओं में एयर जो है जाता है, वो अलग है, वो अलग हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो पढ़ेंगे। पहले इतना तक समझिए कि सबसे पहले NP-LT BBA, या तो ई इसमें ऐड कर लीजिए, नहीं तो ई बहुत कम ही आता है, अगर ई नहीं तो PLT। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है, PLT की लैरिंक्स पहले आया कि फेरेंक्स पहले आया कि ट्रैकिया पहले आया, ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे एक क्रम में सजाना है, इसको जो है एक क्रम में लेवलिंग करना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या ट्रैकिया। हमने क्या पढ़ा, हमने सूत्र पढ़ा है, सूत्र को एक बार और हम अब लिख देते हैं, NP-LT BBA, NP-LT BBA, ठीक। N सबसे पहले क्या आया, P, ठीक। तो P एक ग्रसनी तो नहीं आएगा ना, सबसे पहले तो P आया है, तो सबसे पहले P आया तो इसमें हम देखें फेरेंक्स, इसमें भी फेरेंक्स, चलो P के बाद इसमें ये दोनों कट कर दे। उसके बाद क्या आया, लेरेंक्स, ट्रेकिया नहीं, लेरेंक्स आया, तो लेरेंक्स। उसके बाद से क्या आया, तो ट्रेकिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, उसके बाद से ट्रैकिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो श्वसन के दौरान जो है वो गैसों का विनिमय कहाँ होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है वो कई तरह से घुमा के पूछा है कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो ये इतना पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि गैसों का विनिमय जहाँ आए, एक्सचेंज ऑफ गैस जहाँ भी देखें, वहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, एल्वियोलाई को सर्च करना है कि एल्वियोलाई कहाँ है। तो गैसों का विनिमय फेफड़ों में होता है, एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में जो है होता है। फेफड़ों में एल्वियोली क्यों होता है, अब देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछा है कि एल्वियोली क्यों होता है। फेफड़ों में एल्वियोली तो होता है, लेकिन क्यों जो है होता है। फेफड़ों को यांत्रिक जो है समर्थन देता है, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करता है, फेफड़ों में आयतन को बढ़ाने के लिए है कि आयतन जो है इसका बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया को जो है बढ़ाने के लिए। तो एल्वियोली का कार्य जो होता है वो सरफेस एरिया को वो जो है एल्वियोली के कार्य क्या होता है, तो सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज करने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य जो है करता है। वायु नली को किस नाम से जाना जाता है, श्वसन नली को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रैकिया से जाना जाता है। किस नाम से, ट्रैकिया। यहाँ पर आप जो है ट्रैकिया देख भी सकते हैं, इसे जो है यह ट्रैकिया हो गया। कुछ इस प्रकार से जो है ट्रैकिया, और इस पे जो है सी आकार के कुछ ऐसे बने रहते हैं छाले। तो ट्रैकिया के कई अलग अलग नाम, जैसे इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट दीजिएगा कि अगर ट्रैकिया न लिख कर यहाँ पर आपका विंड पाइप भी जो है लिखा मिलेगा। अगर ट्रैकिया चिपक जाता है तो हमारा एयर अंदर नहीं जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैकिया चिपकता क्यों नहीं है। इस ट्रैकिया को चिपकने से बचाने, भी क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया को चिपकने से बचाने के लिए जो है वह कौन सा इस पे कार्य, इस पे क्या इस पे जो है उपस्थित होता है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपस्थित होता है। एक जो है कार्टिलेज के जैसे सी आकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो है इसमें उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया जो है वह चिपकता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेफड़े झिल्ली घिरी होती है, किससे जो है घिरी होती है, तो अभी हमने बताया ये
फुसफुस से जो है घिरी रहती है, प्लूरल से जो है घिरी होती है। किससे घिरी होती है? प्लूरल से जो है यह घिरी होती है। और यही प्लूरल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट अगर आपको लगता है तो प्लूरल हमारे लंग को जो है बचाता है। यही जो है प्लूरल जो होता है अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है तो बचाने का कार्य करता है। पेरिकार्डियम जो होता है यह किसका झिल्ली है? तो यह जो है हार्ट का झिल्ली है। पेरिकार्डियम किसका झिल्ली है? तो हार्ट का झिल्ली है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? तो एल्वियोलाई में होता है। ये कई बार जो है रिपीट हो चुका है। ग्रसनी श्वसन नली के अग्र जो है चौड़े भाग में खुलता है। किस में जो खुलता है? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रसनी जो है, फेरेंक्स जो है, वह किस में खुलेगा आगे? तो हमने क्या पढ़ा है कि NPLT-BPA, NPLT-BPA। तो फेरेंक्स तो दिया है, अब आगे जो है वह किस में खुलेगा? तो आगे तो लेरेंक्स में खुलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चौड़ी भाग, एक प्रश्न आपका आ गया है कि चौड़ी भाग, लेरेंक्स तो चौड़ी भाग है नहीं। तो लेरेंक्स जब चौड़ी भाग नहीं है तो चौड़ी भाग कौन सा हो जाता है? ब्रोंकाई होता है। चौड़ी भाग कौन सा हो जाता है? ब्रोंकाई होता है। जैसे कि ट्रेकिया आया ना, और उसके बाद से दो भागों में पट जाता है, जो ये चौड़ी हो गया, तो ये ब्रोंकाई होता है। क्या होता है? ब्रोंकाई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जो है यह ब्रोंकाई हो जाता है। निम्न में से कौन जो है हमारे फेफड़ों के बलगम और गंदगी को बाहर रखता है? हमारे जो है फेफड़ों के बलगम और जो गंदगी है उसको बाहर कौन रखने का कार्य करता है? तो ये सिलिया करता है। ये सिलिया जो है हेयर लाइक का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फेफड़े जितना भी डस्ट होता है ना उसे बाहर निकालता है। और ये जो होता है इसके अंदर, इस सिलिया के अंदर जो है एक गोबल जो है पाया जाता है, गोबलेट जो है सेल होता है। यह क्या करता है? तो यह इस सिलिया के अंदर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यह भी जो है यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे डेवलप करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है ना ऑल ऑफ दिस दिया रहता है, इसमें इनमें से कोई नहीं देकर ऑल ऑफ दिस दिया रहता है तो सभी हो जाता है। ब्रोंकाइल जो होता है यह भी क्या करता है? यह भी जो है वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने का कार्य करता है। फेफड़ा भी करता है, सीलिया भी करता है, तो ये सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर उपयुक्त में से सभी नहीं दिया है तो सीलिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन से जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो यह कृत जो होता है, लीवर जो होता है, यह जोड़े में जो है नहीं पाया जाता है। मनुष्य में दो नासिका वेशम का या कक्ष पाए जाते हैं, जिसे अलग करने का कार्य कौन करता है? तो हमारे नाक में जो है दो वेशम पाए जाते हैं जिसको अलग करने का कार्य कौन करता है? तो जैसे कि ये हमारे नाक हो गया, ठीक, और इस नाक को ये अलग करने का कार्य, इसको जो है अलग करने का कार्य का कौन करता है? इसे दोनों को तो नोजल चैम्बर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो नोजल चैम्बर जो होता है इसे जो है अलग करता है, उसको हम बोलते हैं नोजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नोजल सेप्टम। जो अलग करने का कार्य करता है उसे नोजल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसे जो है नोजल सेप्टम बोलते हैं। यह बोन जो होता है ना उसी को ही, एक हड्डी हमारे, देखिए आप ऐसे टच करेंगे नाक को तो एक हड्डी उसमें रहती है, उसी को नोजल जो है सेप्टम कहते हैं, नोजल सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से एक नासिका चैम्बर कितने भाग होते हैं? ये नोजल चैम्बर जो होते हैं ना वो कितने भाग में जो है बटे हुए होते हैं? तो इनके जो है 3 भाग होती है। कितने भाग होती है? 3 भाग होती है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा होता है। एक जो होता है वेस्टिबुलर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टिबुलर, जो फर्स्ट पार्ट होता है। एक चैम्बर होता है जिसको हिंदी में प्रोकोस्ट। दूसरा जो होता है ऑल्फैक्टरी रीजन,
ऑल्फैक्टरी रीजन। और तीसरा जो होता है आपका ये हो जाता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी तीसरा कौन सा हो जाता है, तो आपका रेस्पिरेटरी रीजन। तो ये तीन जो है होते हैं, नोजल चैम्बर जो है वो तीन होते हैं, रेस्पिरेटरी जो श्वसन कक्ष जो है होता है। नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है, और इसमें से नासिका चैम्बर नोजल चैम्बर के कौन सा भाग जो है एक्सटर्नल बाहर की ओर जो है वह खुलता है, तो बाहर की ओर जो खुलता है वह खुलता है वेस्कुलर चैम्बर। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर जो चैम्बर होता है वह कहाँ खुलता है, तो यह बाहर की तरफ खुलता है। इसमें जो हवा का फिल्टर होता है, बाल बाल जो होता है इसी चैम्बर में होता है। इस वेस्टिबुलर चैम्बर में ही जो है वह आपको बाल थोड़ा हेयर जो है उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिका कक्ष में के जो है प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत कथन को देखना है। Which of the following is incorrect related to vestibular region of nasal chamber? नोजल चैम्बर के वेस्टिबुलर रीजन जो होता है उसका कौन सा कथन जो है वो गलत है, इसके बारे में देखना है। यह हवा को छानता है। हाँ, यह फिल्टर को, हवा जो हम सांस लेते हैं वह क्या करता है, यह फिल्टर करने का कार्य करता है, क्योंकि उसमें जो है बाल होता है, हमारे नोज़ में जो है बाल होता है, तो रोम युक्त जो है त्वचा होती है, यह भी बात सही है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। हाँ, मसल जो होता है वह थोड़ा सा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है चिपचिपात जो है होता है। यह हवा के तापमान को बदलता है, नहीं, बदलने का कार्य नहीं करता है। इट चेंज टेम्परेचर ऑफ एयर को जो है वो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का कार्य जो है नहीं करता है। तो इसका गलत आंसर को ही सही करना है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव श्वसन तंत्र के अंग है। इसमें से जो है वह कौन सा है जो मानव श्वसन तंत्र के अंग है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंग तो हम लोग ट्रैकिया को भी देखा है, डायफ्राम को भी देखा है, फेफड़ों को भी देखा है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी जो है मानव श्वसन तंत्र के जो है अंग होते हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था, तो नोजल पढ़ा था, फिर फेरेंक्स पढ़ा था, लैरिंक्स पढ़ा था, ट्रैकिया पढ़ा था, ब्रोंकाई जो पढ़ा था, ब्रेंक्यूल्स पढ़ा था, एल्वियोलाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एपिग्लोटिस भी है। इतना जो है आप याद रखिएगा। इस सभी जो है श्वसन तंत्र के क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है गैस निकलती है। श्वसन प्रक्रिया जब होती है उस दौरान जो है इनमें से कौन सा जो है वो गैस, कौन सा गैस जो है वो निकलना का कार्य करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव फेफड़े में मौजूद छोटी वायु कोश को कहा जाता है। मानव फेफड़े में जो छोटी आयु कोश होती है, जो छोटी छोटी ऐसे जो मानव फेफड़े में छोटी छोटी जो होती है वायु कोश, उसे जो है क्या कहते हैं। ये कई बार कई तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न जो है पूछता है, तो इसे जो है एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एल्वियोलाई जो है कहते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छानने दूर रखने का कार्य कौन करता है, तो हमारे फेफड़े से बलगम दूर छानने और करने का कार्य कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन में जो था उपयुक्त में से कोई नहीं था, लेकिन इसमें जो है सभी दिया है, तो सभी यहाँ पर जो है ऑप्शन में कोई नहीं था। हम वहाँ पर बताए भी थे कि अगर सभी देता है तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिया भी हो गया, ब्रेंक्यूल्स भी हो गया, हेयर इन द लंग्स भी हो गया, ये सभी जो है छानने का कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली की कुल जो है संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो कुल संख्या होती है वो 500 मिलियन होती है। ध्यान दीजिएगा कितनी होती है, तो 500 मिलियन होती है। बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा
एक तो हम तो उसी टाइम से गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो किस में होता है, तो बार बार हम अल्वियोलाई करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि बाहरी वातावरण, एक्सटर्नल जो है बाहरी वातावरण जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। और फेफड़ों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह जो है किसके द्वारा होता है, तो वह जो है किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा, बाहरी वातावरण। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाहरी श्वसन के द्वारा जो है होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सटर्नल जैसे कि हमने क्या पढ़ा, नोज हो गया, आपका फेरेंक्स हो गया, लेरेंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रेंक्यूल्स हो गया, और जो है ब्रोंकाई हो गया, ब्रेंक्यूल्स हो गया, और एल्वियोलाई हो गया। ठीक, इतना जो होता है इन सब में एक्सटर्नल जो है होता है, ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल अगर आए प्रश्न तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा ये एक्सटर्नल होता है। इंटरनल किस में होता है, तो इंटरनल ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे आपसे कि एल्वेलाई के बाद से जो है हमारा ब्लड हमारे जो है एल्वेलाई के बाद से एयर कहाँ पहुँचता है, तो हमारे जो है ब्लड में पहुँचता है। ये बात आपसे हम सब बताए थे। फिर ब्लड के बाद से किस में जाता है, तो टिश्यू में जाता है। टिश्यू के बाद से जो है वो किस में जाता है, तो कोशिकाओं में जो है एयर पहुंचता है, हवा जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, कोशिका हो गया, सेल, इन्हें सभी जो है इंटरनल में आते हैं। ध्यान दीजिएगा इंटरनल जो है रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के कैटेगरी में आता है। और एक्सटर्नल कौन कौन से हो गया, तो नोस्ट्रिल हो गया, फेरेंक्स हो गया, लेरेंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रेंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वियोले, ये सभी जो है एक्सटर्नल में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि श्वसन नली के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा इसमें असत्य कथन को जो है पूछा हुआ है। सी आकार श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया के बारे में पूछा है। ट्रैकिया सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले जो है ट्रैकिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ट्रैकिया कुछ इस प्रकार से जो है ट्रैकिया होता है, जिसमें जो दो पार्टों में बटा हुआ होता है, यहाँ से ब्रोंकिया। ठीक, तो ये ट्रैकिया जो होता है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर एक छल्ले जैसे जो है होती है, इस पे एक छल्ला बना हुआ होता है। ठीक, इसी आकार का होता है। रिंग जो है इसकी कैसी होती है, तो यह जो है सी आकार का बना हुआ होता है। यह एपिग्लोटिस द्वारा कवर होता है, यह एपिग्लोटिस द्वारा कवर होता है। ट्रैकिया एपिग्लोटिस द्वारा कवर होता है। यह भी पॉइंट सही है कि इसके ऊपर जो है एपिग्लोटिस होता है। ट्रैकिया के ऊपर जो है क्या होता है, तो ट्रैकिया के ऊपर जो है एपिग्लोटिस होता है, जो एक कवर से होता है, यहाँ से यह ढका हुआ होता है। हमने बताया ना कि श्वसन तंत्र, जिसे एपिग्लोटिस आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये एपिग्लोटिस जो है होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक ट्रैकिया हो गया, क्या हो गया, ये जो है ट्रैकिया हो गया। ठीक, ये जो है ट्रैकिया हो गया, जो इस पर रिंग के आकार के जैसे जो है संरचना यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो हो गया एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से जो है यह ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है, तो एपिग्लोटिस से जो है ढका हुआ होता है। इसके बाद से क्या कह रहा है कि यह दाएं एवं बाएं दोनों फेफड़ों को विभाजित होता है। हाँ, ये भी बात सही है कि इसके दाएं भी है और बाएं, ये दोनों फेफड़ों को विभाजन करने का भी कार्य करता है। दाएं भी और बाएं भी, तो ये दोनों फेफड़ों को विभाजित करने का भी कार्य जो है यह करता है। कौन, तो ट्रैकिया जो है होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं कि यह सभी होता है, इनमें से जो है कोई नहीं, यानी कि ये सभी जो है सत्य है, असत्य जो है कोई नहीं है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुनली के सिकुड़ने से रोकता है।
सिकुड़ने से कौन सा रोकता है? जो ट्रैकिया को अभी हमने आपको बताया कि ट्रैकिया जो होता है इसको सिकुड़ने से कैसे कौन रोकता है? जो यहाँ पर छल्ले की जैसे इसी आकार के जो यहाँ पर जो है बने हुए होते हैं वही जो है रुकने का कार्य करते हैं, जिसको जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपास्थि के छल्ले जो है कहा जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यह जो है रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वसन तंत्र में सिलिया का क्या कार्य होता है? श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी में सिलिया जो है उसका क्या कार्य होता है? यहाँ पर जो है प्रश्न दिया हुआ है। सिलिया क्या क्या कार्य क्या होता है? ये वे जो है सभी गैसों के श्वसन और उच्छ्वास की गई हवा में जो है मिलाने में मदद करता है। यह जो है मिलाने में क्या मदद करता है? ऑप्शन बी कह रहा है कि सिलिया श्लेष्मा बलगम को फेफड़ों और वायु मार्ग का नाक की ओर ले जाता है और यह जो है नाक की ओर ले जाने का कार्य करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि इसका श्वसन तंत्र का सिलिया का जो कार्य है ना, वो सिलिया का क्या कार्य होता है? तो यह म्यूकस होता है। इसके अंदर सिलिया के अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। जो धूल कण होते हैं ना उससे जो है सिलिया क्या करता है तो बाहर निकाल देता है। इसका जो है कार्य पूछा है तो कार्य यही होगा। धूल कण म्यूकस को जो है चिपकते हैं सिलिया पर, उससे जो है सिलिया क्या करता है तो जो है धागे जैसी संरचना, और सिलिया की संरचना कुछ ऐसी धागे जैसी जो है होती है जो, और इसके अंदर जो है एक गोबलेट सेल होता है और वो गोबलेट सेल क्या करता है तो जितने भी धूल कण होते हैं उसको चिपका देता है और सिलिया जो है उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने जो है ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं? एक ग्लूकोज के साथ कितने जो है ऑक्सीजन अणु जो है वह जुड़ते हैं? इसके साथ जो है कितने जुड़ते हैं इसको जो है बताना है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है तो C6H12O6 होता है और ये किसके साथ रिएक्शन करता है तो O2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है तो CO2 प्लस जो है H2O का जो है निर्माण करता है, प्लस एनर्जी के रूप में जो है यह ATP को रिलीज करता है। ये तो सूत्र हम लोग जाए। इसको जो है मेंटेन करने के लिए क्या इसमें यहाँ पर 6 जो है कि रखा जाता है, यह जो है O2 को, और फिर CO2 को भी जो है 6 मिलता है, फिर H2O को भी जो है 6, इस रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए। तो O2 के कितने अणु होते हैं? अणु यानी कि मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसके जो है 6 होते हैं। O2 के कितने होते हैं? 6 होते हैं। CO2 को भी जो है 6 होते हैं। H2O के भी जो है 6 होते हैं। तो प्रश्न में जो है O2 पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन का अणु जो है जुड़ते हैं। कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं? तो 6 ऑक्सीजन के अणु जो है जुड़ने का कार्य करते हैं। ATP का जो है फुल फॉर्म क्या है? ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस सभी को पता होगा कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका राइट आंसर होता है। एडेनोसिन जो है ट्राइफॉस्फेट इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज जो है क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि आपका ग्लूकोज जो है वो किस में टूट रहा है तो पायरुवेट में टूट रहा है। ग्लूकोज किस में टूट रहा है तो पायरुवेट में टूट रहा है। इस विघटन को क्या कहते हैं? तो इस विघटन को जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। ग्लूकोज अगर पायरुवेट में टूटता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें एनएरोबिक जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इसमें श्वसन नहीं होता है। एनएरोबिक मतलब श्वसन जो है इसमें नहीं होता है। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें श्वसन नहीं होता है। एनएरोबिक जो है रेस्पिरेटरी होता है। ग्लूकोज अगर एनर्जी में, और यहाँ पर देखिए 2 जो है ATP बनाता है। पायरुवेट कितना ATP बनाता है? 2 ATP बनाता है। फिर
पायरुवेट जो है किस में टूटता है, तो एनर्जी में टूटता है। और ये जो एनर्जी में टूटता है उस वक्त जो है एनर्जी में टूटता है, तो पायरुवेट टूटता है एनर्जी में। तो इस प्रक्रिया को, अगर यह प्राइवेट एनर्जी में टूटता है, एनर्जी में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक जो है रिस्पायरेशन होता है। ध्यान से देखिए, इसमें किस में टूटता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में टूटता है, तो साइटोप्लाज्म। और कैसा होता है, तो एनाएरोबिक, इसमें श्वसन जो है नहीं होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट जो है एनर्जी में जब टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, और इसमें जो होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी कि इसमें श्वसन की क्रिया जो है होती है। तो नेक्स्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, सांस लेना और छोड़ना, सेलुलर श्वसन और किण्वन। सांस लेने की प्रक्रिया में पूछ रहे हैं सेलुलर किण्वन जो फर्मेंटेशन, मुद्रास्फीति और प्रसरण, पहुँच और निगमन। तो सांस लेना और छोड़ना, सांस लेने की प्रक्रिया में सांस लेना और छोड़ना, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपका जो है डायफ्राम आराम और पसली पिंजर अनुबंध हो जाता है। डायफ्राम आराम और जो है पसली पिंजर जो होती है वह अनुबंध हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। डायफ्राम डज नॉट मूव रिब गैस एक्सपेंडेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि डायफ्राम अनुबंध और पसली पिंजर का विस्तार जो है होता है, तो इस श्वसन के दौरान जो है होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु हमारे फेफड़ों में, एयर हमारे फेफड़ों में किसके माध्यम से जो है प्रवेश करती है। फेफड़ा में पूछ रहा है कि जब हम मुख से तो सांस लेते हैं, मुख से सांस लेते हैं, तब उस वक्त जो है हमारा लेरेंक्स, ट्रेकिया, फेरेंक्स ये सब में आता तो है, लेकिन हमारे फेफड़ों में किसके द्वारा पहुंचता है, ये तो ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई के बाद से जो है यहाँ पर ब्रोंक्यूल होता है, तो ब्रोंक्यूल की मदद से जो है पहुँचता है हमारे फेफड़ों में, ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से एल्वियोलाई में जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो प्रत्येक सांस के दौरान अंदर और बाहर निकालने वाले हवा का मात्रा को मापता है। अंदर और बाहर निकालने वाले हवा को जो है मापने का कार्य करता है, एस्पायरोमीटर कार्य करता है। कौन करता है, तो एस्पायरोमीटर जो है यह कार्य करता है अंदर और बाहर निकालने का। हमारे श्वसन तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत प्रविष्टि को चुनना है। इसमें से गलत कौन सा है, गैसों का आदान प्रदान। हम जानते हैं कि गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई में जो है होता है। इसे जो है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस एल्वियोलाई को फेफड़ों को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। उसी प्रकार फेफड़ों को क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन सा होता है, तो हमारा जो है एल्वियोलाई होता है। हवा को गर्म करता है, हाँ हमारे नाक में जो है वो हवा को क्या करता है, तो गर्म करने का कार्य करता है। हवा को साफ करता है, एक से अधिक। हवा को साफ करने का काम नहीं करता है, हवा को गर्म कर देगा, नम कर देगा, फिल्टरेशन कर देगा, निष्पादन कर देगा, लेकिन साफ करने का कार्य जो है यह नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जो है O2 को ग्रहण करते हैं और कितने NO2 को ग्रहण करते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया में देखिए, NO2 को जो है हम कितने लेते हैं, तो 78% लेते हैं,
O2 को कितने लेते हैं तो 21% लेते हैं। CO2 को कितने लेते हैं तो 0.03% लेते हैं। और हम छोड़ते कितना है तो NO2 तो जितना है उतना ही हम सेम टू सेम छोड़ेंगे। O2 जो है वो 17% छोड़ते हैं, 21 में 17%। और CO2 जो है वो 4% छोड़ते हैं। कितने परसेंट तो 4% छोड़ते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति फेफड़ों को किसी भी नुकसान के बिना एक दुर्घटना में उनकी छाती गुहा में पंजर पीड़ित होता है, इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है? सांस लेने की दर में कमी। क्या सांस लेने की दर में जो है वह कमी हो सकती है? सांस लेने की दर में तेज़ी से वृद्धि। सांस लेने की दर में जो है तेज़ी से वृद्धि हो सकती है। श्वास की जो है समाप्ति हो जाएगी। और क्या श्वास को जो है समाप्ति हो जाएगी? क्या जो है श्वास की समाप्ति हो जाएगी एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जो है श्वास की समाप्ति हो जाएगी। जब दुर्घटनाग्रस्त पर जो है व्यक्ति जाता है तो श्वसन की जो है समाप्ति हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फेफड़ा के बारे में जानते हैं कि फेफड़ा ठीक, हमारे लंग्स। फेफड़ा का वजन कितना होता है? अगर कोई प्रश्न आता है कि इसका वजन कितना होता है तो 350, लगभग 350 ग्राम जो है होता है। फेफड़ा में कितनी जो है पसलियों में बटी हुई है तो फेफड़ा जो है कितनी पालियों में बटी हुई है तो 2 पालियों में जो है यह बटी हुई है। ठीक, अब इसके कलर कैसा होता है फेफड़े के? तो इसका कलर जो होता है वह कैसा होता है तो गुलाबी होता है। फेफड़ों के कलर जो है गुलाबी होता है। और चारों तरफ किससे घिरा होता है तो फुफ्फुस आवरण के द्वारा जो है यह घिरा होता है। पल्मोनरी जो है से प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है यह घिरा हुआ होता है। फुफ्फुस आवरण से जो है यह घिरा हुआ होता है। ठीक, फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं तो फेफड़े के अध्ययन को जो है पल्मोनोलॉजी कहते हैं। पल्मोनोलॉजी जो है कहा जाता है। इसका आधार क्या है? ये किस पे टिका हुआ होता है तो डायफ्राम पे जो है टिका हुआ होता है। किस पे तो डायफ्राम पे टिका हुआ होता है। ये आदान प्रदान क्या करता है? ये कार्य क्या करता है तो गैसों को जो है आदान प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी इकाई, फेफड़ों की इकाई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकाई वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इकाई जो होता है एल्वियोलाई होता है। इसका इकाई एल्वियोलाई होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका वजन जो होता है 350 ग्राम होता है। 2 जो है पालियाँ होती है। कलर जो है गुलाबी होता है। इसका आवरण कैसे घिरा रहता है तो फुफ्फुस आवरण से घिरा होता है। पल्मोनोलॉजी जो है कहा जाता है। डायफ्राम जो है इसका आधार होता है। गैसों को जो विनिमय इसमें होता है। कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या होती है तो एल्वियोलाई होती है। तो ये कुछ पॉइंट जो है फेफड़ों के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सांस लेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित करिए। सांस लेने के कथन में प्रेरणा एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जहाँ समाप्ति सक्रिय है। प्रेरणा जो होती है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो समाप्ति है। प्रेरणा एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ समाप्ति निष्क्रिय है। प्रेरणा एक जो है वह समाप्ति जो है सक्रिय प्रक्रिया है। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर एक्टिव जो है प्रोसेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस जो है होता है। अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई वायु को जो है टाइडल वैल्यू कहते हैं। जो अंदर सांस अगर अंदर लेते हैं तब और बाहर जब छोड़ते हैं तब तो इसको जो है टाइडल वैल्यू कहते हैं। और इसको जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो R/Q से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर जो है बाहर छोड़ी गई क्या छोड़ी गई तो CO2 को जो है छोड़ी गई। और अंदर जो ली गई वो जो है O2 को ली गई।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर जो है टाइडल लंग कैपेसिटी। क्या हो जाएगा? टाइडल लंग कैपेसिटी। ये तो ज्वारीय मात्रा के बारे में बताए, लेकिन टाइडल लंग कैपेसिटी यानी कि वो ज़्यादा देर तक सांस को अंदर ले रहा है, फिर उसको जो है वो बाहर छोड़ने का कार्य कर रहा है। तो टाइडल लंग कैपेसिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्धक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ह्यूमन में कौन सा है? हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर जो है हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोसाइनिन नहीं, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है टेट्राहाइड्रल होता है, जो 4 पार्ट इसका होता है। टेट्राहाइड्रल जो कितने पार्ट इसका होता है? तो अल्फ़ा, बीटा, बीटा 1, अल्फ़ा 1। तो इसके जो है 4 पार्ट होता है। यह हीमोग्लोबिन एक बार में 4 हीमोग्लोबिन जो है चिपका सकता है। समझिए कि एक बार में ये 4 जो है हीमोग्लोबिन चिपका सकता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि रेड जो है होता है, क्योंकि रेड जो होता है तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, जिसके कारण जो है यह रेड होता है। और इसकी अंदर क्या होता है? तो आयरन होता है, जिसके कारण जो है यह रेड होता है। हीमोसाइनिन क्या होता है? तो यह हीमोसाइनिन जो होता है ना, हीमोसाइनिन की अगर बात करें तो हीमोसाइनिन क्या होता है? तो ये जो है ऑक्टोपस में होता है। किस में होता है? ऑक्टोपस का जो है ये ब्लड होता है, ऑक्टोपस का ये ब्लड होता है। अधिकांश जो है CO2 का परिवहन रक्त के द्वारा प्लाज्मा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है होता है। किसके में होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो है रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अधिकांश CO2 का परिवहन रक्त द्वारा प्लाज्मा में होता के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो यह जो है सोडियम के रूप में होता है। किसके द्वारा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है यह होता है अधिकांश। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? निमोनिया किसका जो है संक्रामक है? निमोनिया जो है वह किसका संक्रामक है? तो निमोनिया किसको संक्रमित करता है? तो फेफड़े को, हमारे लंग्स को जो है प्रभावित करता है। इस निमोनिया में क्या होता है ना, हमारे जो फेफड़ा होता है ना, उसके अंदर जो एल्वियोलाई होता है ना, उसमें क्या होता है? तो पानी भर जाता है। इस एल्वियोलाई में जो है पानी भर जाता है, और ये पानी भर जाता है जिसका जो होता है तो जिससे जो है गैसों का एक्सचेंज, और एल्वियोलाई के क्या कार्य होता है? तो गैसों का एक्सचेंज करना। तो जब पानी भर जाता है तो गैसों का यह एक्सचेंज तो कर नहीं पाता है, जिसके कारण जो है निमोनिया जो है हो जाता है, और यह बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलाई की कुल जो है लगभग संख्या जो है कितनी होती है? एक अनुमान से जो है यह कुल कितनी जो है इसकी संख्या होती है? तो 500 मिलियन होती है। कितनी संख्या होती है? तो 500 मिलियन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन आंदोलन में हवा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है? किसके द्वारा जो है हवा की मात्रा का जो है लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? स्टेथोस्कोप क्या है? तो स्टेथोस्कोप जो है यह हार्ट बीट बताता है। स्टेथोस्कोप जो होता है हार्ट बीट बताता है। कपाट के बंद होने तथा खुलने के एक आवाज़ निकलता है, जिससे लवडब का आवाज़, ये सुनने के लिए जो है हम स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो यह आर्द्रता मापता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया भी है बहुत सारे एग्जाम में। तो मापने
के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग जो है ब्लड प्रेशर के मापने के लिए किया जाता है, बीपी को मापने के लिए किया जाता है। 120 प्रति जो है 80 mmHg जो है इसका नॉर्मल बीपी होता है। तो इनमें से तो कोई है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है किससे मापा जाता है? तब इसको जो है एस्पायरोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा? तो एस्पायरोमीटर के द्वारा जो है ये मापा जाता है। अभी हम कुछ देर पहले इसका जो है ऑप्शन हम दिया हुआ था तो हम लोग टिक लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से इनमें जो है सम्मिलित करना है, जो है श्वसन अंग को कौन जो है किससे सांस लेता है, इसको सम्मिलित करना है। तो हम जानते हैं कि अर्थवर्म किससे सांस लेता है? तो यह जो है स्किन से सांस लेता है। किससे जो लेता है? तो स्किन से। मॉइस्ट जो है क्यूटिकल होता है। तो पहला का तो एक हो गया, तो पहला का तो एक इसमें भी दिया है, इसको काट दीजिए। सेकंड हम लोग देखते हैं कि सेकंड इसका जो है कौन सा होता है? इंसेक्ट हम बताए थे कि इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा, ट्रैकिया के हेल्प से जो है श्वसन की क्रिया उनमें होती है। तो दूसरा के जो है बी का 4 हो गया, तो ए नहीं होगा। अब फिश जो है किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। हम गलफड़ से सांस लेती है, ऑप्शन 2 सही है। और बर्ड्स जो है एक किससे सांस लेते हैं, और रेप्टाइल्स जो है वो किससे सांस लेते हैं? तो लंग से सांस लेते हैं। और हम मेमल्स भी जो है किससे सांस लेते हैं? तो लंग से सांस जो है लेते हैं। तो हमने तो देखा, तो फिश जो है किससे सांस लेती है? तो गिल्स से। बर्ड और रेप्टाइल जो है लंग से सांस लेते हैं। इंसेक्ट जो है ट्रैकिया से लेते हैं। अर्थवर्म जो होता है मॉइस्ट जो है क्यूटिकल से सांस लेते हैं। तिलचट्टा जो होता है इसका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? बहुत सारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग जो होता है मिलिपिगियन होता है। क्या होता है? तो मिलिपिगियन जो है बॉडी इसका उत्सर्जी अंग होता है। मानव का श्वसन अंग जो होता है वो कौन सा होता है? तो मानव का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मेढक जो होता है वो गिल्स से, स्किन से और फेफड़ा से। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेढक के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, फ्रॉग जो होता है ना वह तीनों से सांस लेता है। आपका जो है गिल्स से भी सांस लेगा, ठीक, स्किन से भी सांस लेगा, और एक कब कहाँ पर जो है सांस लेता है यह भी ध्यान देना है। फेफड़ा के बाहर। प्रश्न किस तरह के पूछा? अगर प्रश्न पूछता है कि फ्रॉग जो है पानी में रहता है, फ्रॉग अगर पानी में रहता है तो किससे सांस लेता है? तो गिल्स से सांस लेता है। अगर प्रश्न आए कि फ्रॉग जो है भूमि के नीचे जब रहता है, भूमि के नीचे जब रहता है, नीचे, तब किससे जो है सांस लेता है? तो स्किन से सांस लेता है। अगर पूछे कि फ्रॉग जो है अगर स्थल पर रहे तब जो है वो किससे सांस लेता है? तो फेफड़ा से सांस लेता है। ये तीनों पॉइंट आप फ्रॉग के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला सवाल होता है। इसको जो है आप कहीं नोट डाउन करके इम्पोर्टेंट डालकर जो है लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ऊर्जा एटीपी की जो है अधिकतम मात्रा किसके जो है ऑक्सीकरण पर, किसकी जो है ऑक्सीकरण पर जो है यह मुक्त हो जाती है? किसके ऑक्सीकरण पर जो है मुक्त हो जाती है? तो फैट के ऑक्सीकरण पर जो है, फैट के ऑक्सीकरण पर जो है यह क्या हो जाती है? तो मुक्त हो जाती है। फैट एटीपी जो होता है वो ऊर्जा का मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एटीपी ऊर्जा का मुद्रा, करेंसी ऑफ जो है करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसे कहते हैं। यहाँ तक तो जो है पता है। ये फैट जो होता है 1 ग्राम अगर ये फैट हो तो कितना कैलोरी प्राप्त होगा? 9.2 जो है किलो कैलोरी जो है प्राप्त होता है। इस
प्रोटीन में जो है कितना कैलोरी, 1 ग्राम में कितना कैलोरी प्राप्त होता है? 113 की जो है किलो कैलोरी प्राप्त होता है। स्टार्च में कितना होता है? तो स्टार्च में 1 ग्राम में जो होता है 9.23 जो है किलो कैलोरी जो है प्राप्त होता है। ये फैट जो होता है ये मोटापा बढ़ाने का कार्य करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है, प्रति इकाई सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा भी देने का कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल का जो है निर्माण करने का कार्य कौन करता है? तो यह फैट करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विंड पाइप को भी कहा जाता है। विंड पाइप को क्या कहा जाता है? तो विंड पाइप को जो है ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ट्रैकिया भी कहा जाता है। और ओइसोफेगस को ये तो से तो ट्रैकिया कहते हैं आंसर। ओइसोफेगस को जो है पाइप को फूड पाइप भी कहते हैं। और ओइसोफेगस जो पाइप होता है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। और ये जो होता है कितना सेंटीमीटर लगभग होता है? तो 25 सेंटीमीटर जो है लगभग होता है ओइसोफेगस का पाइप। तो ओइसोफेगस जो होता है इसे जो है 25 सेंटीमीटर कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि एक जो इधर तो ट्रैकिया हो गया, इधर क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया। और इस साइड जो होता है वह आपका जो है ओइसोफेगस चलता है। तो ट्रैकिया जो होता है वह जो है फेफड़ों में चला जाता है और ओइसोफेगस जो है हमारे स्टोमक में जाता है। कहाँ जाता है? तो ओइसोफेगस हमारे स्टोमक में जाता है। और ट्रैकिया में कौन लंग्स में कौन जाता है? तो लंग्स में जाने का कार्य जो है वो ट्रैकिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो केचुए में श्वसन की प्रक्रिया अभी तक हमने देखा तो स्किन के माध्यम से जो है होती है। किसके द्वारा? तो स्किन के माध्यम से। अन्न प्रणाली के सामने स्थित है। तो ओइसोफेगस के ठीक सामने, ओइसोफेगस हमने अभी आपको दर्शाया कि ओइसोफेगस कैसा है। तो एक तरफ से जो है जब श्वसन नलिका स्टार्ट इधर इस तरफ जो है ट्रैकिया जाता है, ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। और ओइसोफेगस जो होता है वो कहाँ जाकर खुलता है? तो स्टोमक में जो है हमारे पेट में जो है स्टोमक में जाके जो है खुलता है। तो इसका सामने कौन स्थित होता है? तो ट्रैकिया स्थित होता है। ठीक सामने ट्रैकिया जो है स्थित होता है। न्यूमेटोटैक्स केंद्र का कार्य होता है। न्यूमेटिक्स केंद्र का जो है उसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है ये लंग्स के अध्ययन को जो है जैसे कि हमने लंग्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? लंग्स के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। वैसे ही जो है न्यूमो वर्ड दिया है तो न्यूमो का जो है वो फेफड़ों के लिए आता है। तो यह जो है इसमें इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ जो है इंस्पायरेशन, प्रेरणा को विनियमित जो है करता है, रेगुलेट करने का जो है कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नासिका कक्ष का कौन सा भाग जो है एयर कंडीशनर की तरह कार्य करता है? तो हमने पढ़ा है कि नोजल चैम्बर जो होता है वो कितना होता है? अभी हम आपको बताए थे कि नोजल चैम्बर जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो 3 जो है वो कौन कौन सा होता है? वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर और ओफैक्टरी चैम्बर। तो वेस्टिबुलर चैम्बर एयर जो है क्या करता है? एयर को फिल्टर करने का कार्य करता है। हमने बताया कि एयर को यह फिल्टर करने का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी चैम्बर जो होता है, रेस्पिरेटरी चैम्बर यह जो है टेम्परेचर देता है कि यानी कि थोड़ा सा जो है गर्माहट लाने का कार्य करता है। ठीक। और ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो होता है यह क्या करता है? इसका कार्य अगर हवा में कुछ स्मॉल कण जो है आ जाते हैं तो उसको छानने का जो है कार्य करता है या सुगंध का जो है पता लगाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसको सुगंध का जो पता लगाने का कार्य करता है और जो है वह ऑल्फैक्टरी जो है चैम्बर करता है। कौन करता है? ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है सुगंध का पता लगाने का कार्य करता है। तो एयर कंडीशनर
एयर कंडीशनर का कार्य कौन करता है? एयर को जो है कंडीशनर देने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी चैम्बर। कौन करता है? तो रेस्पिरेटरी चैम्बर जो टेम्परेचर देता है वही जो है कंडीशनर करने का कार्य जो है करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहेगा? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में सुगंध का पता लगाने का कार्य करता है? तो सुगंध का पता हमने किसे बताया? तो ऑल्फैक्टरी रीजन को। ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है वो क्या करता है? सुगंध का पता लगाता है। नासिका वेशम या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? वो टेढ़ी मेढ़ी होती है और घुमावदार होती है, जिसे हम कांची कहते हैं। क्या कहते हैं? कांची। जो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार होती है उसको जो है हम कांची कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कांची कहते हैं। क्या कह रहे हैं? नासिका कक्ष सबसे पहले में खुलते हैं, जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। जो वायु और आहार का दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है वो फेरेंक्स होता है। कौन सा होता है? तो फेरेंक्स होता है। क्लास लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से जो है बहुत से क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में कवर किया जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए जो है सारे क्वेश्चन आप लोग को सेकंड पार्ट में कवर कराया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देख लीजिएगा 245 प्लस जो है आप सभी का क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में भी। तो टोटल क्वेश्चन आप लोग का 245 क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट में कवर कराया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।